नमस्कार, मैं मोमिन नासरेत और स्वागत आपका हमारे चैनल मावले सफ़ार मीडिया में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि बहुत ही ख़ास अतिथि आज हमारे साथ है। आज हम संवाद करेंगे देश के जाने माने साहित्यकार और स्वयं महात्मा गांधी जी के द ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी जी से। और जैसे कि हमारा देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जवान, किसान और नौजवान। तो इन तीनों मुद्दों पर आज हम खास संवाद करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज जो हम देखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और इसमें सर मुख्य भूमिका आपने भी अदा की है। महाराष्ट्र के और देश के अलग अलग गाँव में जाकर आपने भारत जोड़ो यात्रा में आपने राहुल गांधी जी का आपने मदद किया, आपने स्ट्रेटेजी बनाया और आपने कांग्रेस सामने रखा। सर, आज हम देखते हैं कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, इसको आप कैसे आकलन करते हो? मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भारत के जो मतदाता है उनका जो एक स्पष्ट मत था वो दर्शाया गया है और ज़्यादातर मतदाता बीजेपी के 10 साल के दुशासन से नाराज़ थी और जो संवैधानिक मुद्दे हैं उसके ऊपर उनके फेलियर के रिस्पांस में ये मतदान हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस बार जिस प्रकार से मतदान हुआ और जो हमें परिणाम देखने को मिले उसका सबसे बड़ा श्रेय भारत के मतदाताओं को जाता है कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपना मत प्रदर्शित किया। मैं कबूल करता हूं कि राहुल गांधी की जो 2 यात्राएं हुई उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ और जिस तरीके से राहुल ने लोगों के मुद्दे उठाए उनकी यात्रा के दरमियान और चुनाव के पहले, उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ा और उसको लोगों का समर्थन मिला, ये भी हमने कबूल करना ज़रूरी है। सर हाँ, हमने देश में बहुत सारे मूवमेंट देखे हैं, आंदोलन देखे हैं। सर, मुझे याद है कि जेपी आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन था, उसके बाद सर एक जो मूवमेंट छेड़ा भारत जोड़ो यात्रा का, इसमें आप स्वयं थे सर। तो सर, भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? बहुत बढ़िया अनुभव था क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में मैं बहुत टाइम नहीं रह पाया था उनके साथ। एक दिन राहुल के साथ में चला था, उसमें जो मैंने अनुभव किया, लोगों का उत्साह जो देखा, लोग जिस तरह से स्वयं मर्जी से उसमें आ रहे थे, जुड़ रहे थे, जिस तरह से जब गाँवों में से गुजरी वो यात्रा तो लोग बाहर निकल के उमड़ पड़े राहुल को मिलने, उससे बात करने। और जिस प्रकार से राहुल ने इंटरैक्शन किया अपनी सिक्योरिटी का को नज़रअंदाज करते हुए भी, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा और लोगों ने उसको सराहा। हमारा एक कल्चर भी है कि हम जब कोई अपने आप को परिश्रम देकर हमारे बीच कुछ करे तो हम उसको सराहते हैं। तो जो इतनी लंबी यात्रा चलने का कष्ट राहुल ने किया और जो उसका उसमें जो एक आस्था थी वो लोगों ने देखी कि ये आदमी सच में हमारे साथ मिलकर हमारी बात सुनना चाहता है, तो उसका उसको श्रेय बहुत मिला, उसका उसको समर्थन भी बहुत मिला। और भारत जोड़ो यात्रा का पूर्ण श्रेय मुझे लगता है कि हमने पार्टी से भी ज़्यादा राहुल को देना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी ने भी अपना रोल निभाया, उसमें कोई उसमें शक नहीं है। लेकिन राहुल अगर ये कष्ट खुद नहीं उठाते तो पार्टी भी कुछ ज़्यादा कर सके वैसा नहीं था। सर, हमने देखा कि बापू का दांडी मार्च यात्रा था और आज वर्तमान भारत का भारत जोड़ो यात्रा था। तो सर, क्या सिमिलरिटी आप, क्योंकि आपने बापू का जो दांडी मार्च है उसके बारे में आपने लिखा भी है, आपने अध्याय स्टडी भी किया, अभ्यास किया है, तो सर क्या सिमिलरिटी आप दोनों आपको दिखता है ये दोनों यात्रा में? सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों यात्रा में जो नायक थे उन्होंने खुद ने परिश्रम किया, खुद ने एक तरीके से तपश्चर्या की
और लोगों के बीच में जाकर लोगों की बातों को सुनकर लोगों को अपने आंदोलन में जोड़ने को प्रोत्साहन करी। ये हम को कबूल करना पड़ेगा। और ये दोनों यात्राओं का एक सिमिलैरिटी था। बापू ने दांडी कूच अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ की थी, और राहुल ने वो जो यात्रा की भारत जोड़ो की, वो लोकतंत्र में अपनी ही सरकार की गुलाम जब प्रजा बन जाती है तो वो समझाने की कोशिश की उसने कि लोकशाही में प्रजा नहीं होती है, नागरिक होते हैं। ये दोनों में फर्क होता है। प्रजा गुलाम होती है, नागरिक आज़ाद होता है। तो भारत जोड़ो का ये मैसेज था कि आप नागरिक हो, आप प्रजा नहीं हो। और दांडी कूच में बापू ने लोगों को ये कहा था कि हम अब प्रजा बन के रहना नहीं चाहते, हमने आज़ाद देश के नागरिक बनना है। सर हमने 2014 का चुनाव देखा, 2019 का चुनाव देखा, 2024 का चुनाव देखा। सर तीनों में एक कॉमन चीज़ ये था कि जब जब चुनाव हुए, एक राज्य का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव, तो हर चुनाव हिंदू और मुसलमान में अटक जाता है। एजेंडा ही हिंदू मुसलमान का रहता है। मीडिया भी उस तरह से पोर्ट्रे करती है हर चुनाव को, हिंदू वर्सेस मुसलमान। तो सर आपके लिए हिंदुत्व क्या है? तो हमने देखा सर अभी भी तभी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी को उनका जाति के बारे में पूछा। तो सर गांधी परिवार के लिए हिंदुत्व क्या है? मेरे लिए हिंदू धर्म एक अलग चीज़ है, एक आस्था है। और हिंदुत्व हिंदू धर्म का पॉलिटिसाइजेशन है। पॉलिटिकल गेन्स के लिए हिंदू धर्म में जो करप्शन किया गया है, वो जो भ्रष्ट किया गया है धर्म को, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। उसमें धार्मिकता नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें लालसा है, उसमें एक खुदगर्जी है। और इसलिए हिंदुत्व को हिंदू धर्म से अलग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस बार, क्योंकि इस बार के चुनाव में राहुल ने उन दोनों बीच का जो फर्क था, वो जनता को समझाने में राहुल कामयाब हुए हैं। हम लोग ने भी, सिविल सोसाइटी ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। तो उसका श्रेय मिला है हमें कि लोगों को ये समझने लगा कि संघ परिवार और बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हमारे धर्म की बात नहीं है, वो उनकी राजनीति की बात है। और इसीलिए मेन चुनाव में अयोध्या से बीजेपी हार गई, और अभी जब उपचुनाव हुए तो वो उत्तराखंड में भी हमारे तीर्थ से हार हार गई है। तो ये स्पष्ट होता है कि अब जनता को ये समझ में आने लगा है कि जो बीजेपी दावा करती थी कि वो हिंदू धर्म रक्षक है, वो सच्चाई में हिंदू धर्म रक्षक नहीं है, अपनी राजनीति की रक्षा करती है, अपनी कुर्सी की रक्षा करती है। तो ये फर्क पड़ा है, और वो उसका श्रेय भी इस चुनाव में हमको देखने को मिला। 14 में और 19 में बीजेपी ने बहुत चालाकी से इन दोनों हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच के फर्क को धुंधला दिया था, और इसलिए उनको उसका श्रेय मिला था। इस चुनाव में सच्चाई स्पष्ट होकर लोगों के सामने आई। किसी भी देश का कल्याण करना है, उसका भविष्य तय करना है, तो उसका जो भागम दौड़ी है, तो वो जवान, नौजवान और किसान के हाथ में होता है। परंतु सर आज हम तभी देखते हैं कि वर्तमान भारत का परिस्थिति, तो आज हमारे नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, और किसान सर आपने देखा रहेगा इस 2024 के जो स्टार्टिंग का जो 6 महीना था, अमरावती जिला के 6 महीने में 300 किसान ने आत्महत्या किया। तो सर आज जो परिस्थिति है हमारे जवान, नौजवान और किसान का इस स्तर पर आ चुका है, इसको आप कैसे आकलन करते हो? ये जो नरेंद्र मोदी का एक एक एक, एक गर्व भरा सा ये था, विधान था कि अगर डबल इंजन सरकार होगी तो राज्यों का विकास होगा। उसकी खोखलेपने का एक उदाहरण है कि कैसे वो डबल इंजन सरकार फेल होती जा रही है सब जगहों पे। यहाँ महाराष्ट्र में उन्होंने अनैतिक तरीके से सत्ता को हासिल किया है,
और पर उसका नतीजा हमें ये 6 महीने के आपके एनालिसिस में ही दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में नौजवानों में उनकी बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा असंतोष है। ये अभी परीक्षाओं में जो पेपर लीक का सिलसिला चला है, उसके कारण कई नवयुवकों के जो करियर के सपने थे वो टूटे हैं, और उसका भी असंतोष दिखाई दे रहा है। अग्निवीर जैसी बहुत ही फ्लॉड लाकर उन्होंने डिफेंस के साथ भी खिलवाड़ किया है, और वो उसका परिणाम हम देख रहे हैं। किसानों के बारे में इस सरकार को कभी सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि ये सरकार जमीन हड़प करने वाले लोगों की सरकार है, और जमीनों को हड़प वो तब कर सकते हैं जब किसान लाचार हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कभी किसान के लिए बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं किया है। जो भी अगर आप देखें जो दावे करते हैं किसानों के वेलफेयर के लिए, वो अगर आप इकोनॉमिक तौर तरीकों से स्टडी करें तो पता चलेगा कि किसान से ही जेब से पैसा निकाल के किसान को ही हाथ में वो पैसा देने की बातें उसमें सब जगह दिखाई देती है। एक तरफ किसानों खेती को लगने वाली चीज़ों की सब्सिडी कम कर दी जाती है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, और फिर 1,500-2,000 रुपए डायरेक्टली किसानों को देने का दावा करके उनको अपनी तरफ जीतने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसान अब वैसे नादान नहीं रहा है। वो समझता है कि कहाँ उनका बेनिफिट है, कौन उनके लिए हमदर्दी रखता है। तो ये सब चीज़ों को अगर जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सारा पैसा मोदी सरकार सिर्फ रास्ते बनाने में लगा रहे हैं। बड़े बड़े रास्ते बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने इस मुल्क का बहुत विकास किया है, लेकिन उन रास्ते बनाने के लिए भी ज़मीनें किसानों की ही हड़पी जा रही है, और उसका असंतोष भी किसानों में है। तो ये तीनों वर्गों में स्पष्ट असंतोष सरकारी पॉलिसीज का फेलियर और सरकारी पॉलिसीज में खोट, सरकार की नीयत में खोट, इसका उदाहरण बन गई है। इसलिए बहुत जायज़ है कि ये होता है। बहुत दुख की बात है कि हमारे किसान भाई खुदकुशी कर रहे हैं। अब तो वो सिलसिला नवयुवाओं में भी दिखने लगा है। फ्रस्ट्रेशंस, जो करियर रिलेटेड फ्रस्ट्रेशंस हैं, उसके कारण जो उच्च पढ़ाई का बोझ बन गया है उनके ऊपर, उसके कारण, और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फेलियर्स के कारण ये भी दिखने को मिल रहा है। तो हर किसी तरह, हर सेक्टर में ये असंतोष दिखाई दे रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक खतरनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि इसी असंतोष में से अराजकता उत्पन्न हो सकती है। सर, हमने देखा है सर आपको कि आपने नेशनल फोरम हो या फिर इंटरनेशनल फोरम हो, आप हर डिबेट हो, ओरिएंटेशन हो, सेमिनार में आप अपना बात जनता के सामने रखते हो। मीडिया में भी सर आप डिबेट्स में आते हो। सर, आज जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, तो सर इसको आप कैसे आकलन करते हो? ये जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, आपको लगता है कि ये भी खतरे में है? अब ये कहना बहुत देर हो गई है कि ये फोर्थ पिलर खतरे में है। वो फोर्थ पिलर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जो आपने गोदी मीडिया कहा, अब पहले तो ये था कि हम कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ पत्रकारों को गोदी मीडिया कह सकते थे। अब ये हालात हो गए हैं कि बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जिनको हम गोदी मीडिया नहीं कह पाते। बहुत, उनकी संख्या बहुत कम हो गई, और जो मीडिया हाउसेस हैं उनमें तो कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता जिसे हम गोदी मीडिया क्लासिफाई ना कर सके। ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन साथ साथ जो अल्टरनेटिव मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया जो उभर रहा है, वो एक आशा का किरण दिखाई देता है, जो यूट्यूब के माध्यम से अपने विचार निर्भयता से अभी तक पहुंचा रहा है। लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की नीति सरकार नए ब्रॉडकास्ट बिल, नए इन्फोटेक बिल, उनमें से सब में से लाने की कोशिश कर रही है। उसमें
ये खतरा अभी है। सर आज जो देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बीएनएस। तो सर आपको लगता है कि अब वर्तमान भारत का ये मांग था कि ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉ पास होना चाहिए था? देखिए, कानून में सुधार हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि कानून की प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि कानून में कोई त्रुटियां हैं या नहीं। लेकिन जब वो सुधार किया जाता है तो जो कमियां दिखती है उसमें करना चाहिए। इस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि जो वकील इन 3 नए कानूनों को स्टडी कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली उनमें त्रुटियां दिखने लगी है। ये नतीजा है कि कंसल्टेशन नहीं किया गया, प्रोसेस ठीक से नहीं किया गया, और मंत्री की महत्वाकांक्षा का रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देता है। इसमें पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं हुए, इसमें कमेटियां बनी नहीं एक्सपर्ट्स की जो इनको स्टडी करके उनमें सुधार बता सके। तो ये जो ट्रेंड आ गया है हमारी डेमोक्रेसी में, ये बहुत खतरनाक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज अगर की जाती है तो वो निंदनीय है। और इसीलिए इतनी जल्दी जनरली कानून आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस को टाइम लगता है ये पता करने के लिए कि इसमें कोई त्रुटियां हैं। लेकिन ये कानून आते ही इसमें कितनी खामियां और त्रुटियां हैं, ये जो एक्सपर्ट्स थे उनको समझ में आने लगा। ये दिखाता है कि कैसी नादानी से इन कानूनों को लाने की कोशिश की गई है, और सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये कानून लाए गए हैं। ये कानून व्यवस्था में सुव्यवस्था करने के उद्देश्य से नहीं लाए गए। सर आज हम देखते हैं कि किसान आंदोलन हो, सीए, एनआरसी का आंदोलन हो या फिर अलग-अलग जो आंदोलन होता है, तो उसमें जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के पार्टीज़ हैं, उनका बहुत बड़ा समर्थन होता है। परंतु सर जो आज वर्तमान भारत में जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आज कहीं न कहीं वो खत्म होते जा रहा है, उसपे कई अंकुश लग रहे हैं। तो सर क्या लेफ्ट आइडियोलॉजी खत्म होना आपके हिसाब से कोई भी डेमोक्रेसी के लिए सही बात है? देखिए, डेमोक्रेसी में हर मत, हर विचार, हर आइडियोलॉजी को स्पेस होनी चाहिए और उनका महत्व होता है। इसलिए कोई भी आइडियोलॉजी अगर अ, खात्मे की तरफ जाती हो तो वो डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर देती है। लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है वो एक बहुत ज़रूरी आइडियोलॉजी है, क्योंकि अगर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हावी हो जाएगी हमारे ऊपर। और कोई भी एक आइडियोलॉजी अगर हावी होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस डेमोक्रेसी में बनाया जाए और वो बना रहे। सर आज के जो सर नौजवान हैं वो राजनीति में आने से घबराते हैं। उनको कहीं न कहीं डर है, भय है और वो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविज़्म में भी नहीं आते हैं। तो सर क्योंकि आप राजनीति और सामाजिक मुद्दे में गहरा अभ्यास करते हो और सर तभी आप युवाओं से बात करते हो, कनेक्ट करते हो। तो सर आपके हिसाब से आज के जो युवा है, वो राजनीति में और पॉलिटिकल एक्टिविज़्म में आने के लिए क्यों डरते हैं? ये इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि आज के युवा के ऊपर करियर का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। उनका पूरा उनकी जो ज़िंदगी स्टूडेंट लाइफ होती है वो करियर मोटिवेटेड लाइफ होती है। वो हमेशा जब स्कूली एजुकेशन ख़त्म करते हैं, स्कूलों में से ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं, उसके बाद के जो 5 से 6 साल 8 साल वो पढ़ाई करते हैं तो उसमें सिर्फ करियर मोटिवेशन होता है। और ये पढ़ाई के अंत में मैं कैसे करियर बना पाऊंगा या बना पाऊंगी, और उसमें से मुझे रेन्यूमरेशन कैसे मिलेगा, वही एक मकसद बना दिया गया है। और इसलिए युवाओं को दूसरी तरफ ध्यान देने का मौका मिलता नहीं है। राजनीति भी बहुत क्लोज हो गई है आज। पॉलिटिकल राजनीति जो है उसमें हम अगर देखें तो एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो गया है। उसमें एक फ्यूडल सिस्टम आ गई है जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसमें। और इसलिए नौजवानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसमें अपना एक स्थान बनाने के लिए। अगर उनके पास कोई गॉडफादर ना हो, कोई मेंटोर ना हो, कोई गार्डियन ना हो, तो ये दो सब कारण है जिसके चलते
युवाओं में एक उदासीनता सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तरफ लगती है। लेकिन ये जनरलाइज हम नहीं कह सकते। ऐसा भी एक तबका है जो ये सब के बावजूद अपनी तरीके से, अपने क्षमता से इन फील्ड्स में एक्टिव होता है, उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, पर वो जितनी मात्रा में चाहिए उतना नहीं है। मुझे लगता है कि आज के युवाओं ने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप फुल टाइम आ जाओ, पर एक्टिविज्म की जो फील्ड है उसमें आप अपना करियर रखते हुए भी कुछ समय निकाल के उस एक्टिविज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और करना चाहिए। ऐसा आज के हालातों में ये बहुत ज़रूरी है, और ये समझ युवाओं तक ले जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। भारत के सर आप हर कोने में यात्रा करते हो, लोगों से संवाद करते हो, मिलते हो, तो सर हमको पता है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है देश का, तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, आधुनिक हो चुका है। लेकिन जो सर गाँव कस्बे हैं हमारे, तो सर वहाँ का परिस्थिति क्या है? जैसे मोदी जी और हमारी जो सरकार है वो कहती है कि गाँव में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। तो सर क्या गाँव में, कस्बों में हमारे देश के डेवलपमेंट और विकास हुए हैं? अगर हम डेवलपमेंट और विकास की जो परिभाषा है उसको ठीक से समझें तो ये पता चलेगा कि 75 साल की हमारे राष्ट्र के की जो जो उम्र है, हमारी डेमोक्रेसी की उम्र है, उसमें जिस तरीके से मेट्रोज का विकास हुआ है वैसे गांव का नहीं हुआ। अगर आप यही सिर्फ कहो कि बिजली पहुंची है, टेलीकॉम पहुंचा है, रास्ते पहुंचे हैं, तो उतने तक वो सीमित रह गया है विकास। पर आप देखेंगे तो हर गांव में आज भी हम प्राइमरी स्कूल्स नहीं बना सके हैं। आज भी ऐसे हालात हैं कि तालुके में 10 से 15 स्कूलों से ज़्यादा नहीं है स्कूल। बच्चों को अपने घरों से काफ़ी दूर जाना पड़ता है स्कूली एजुकेशन के लिए। अगर आप बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देखें तो हर गांव में एक आरोग्य केंद्र और एक डॉक्टर अभी भी नहीं है। उसमें उसमें भी जब इमरजेंसी होती है तो तालुका हेडक्वार्टर्स या जिला हेडक्वार्टर्स तक को भागना पड़ रहा है। तो ये जो बेसिक नीड्स है, आज भी पोर्टेबल पानी गांवों में घरों तक पहुंचा नहीं है। नल बना दिए हैं, नलों में पानी नहीं है। तो ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो जब तक नहीं पहुंचती तब तक हम विकास पहुंचाने का दावा नहीं कर सकते। और ये आज एक बदनसीबी है कि तस्वीरी विकास, अपनी तख्तियां लगा देने का। मैं अभी बनारस में कैंपेन में के लिए गया था। बनारस जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ मैं रूरल बनारस में कैंपेन करने गया था, जहाँ जो प्रधानमंत्री की पेट स्कीम है कि हर एमपी ने एक गांव गोदी लेकर उसका विकास करना। तो जो गांव प्रधानमंत्री ने गोदी लिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां प्रधानमंत्री के गोदी लेने के दावों की तख्तियों के सिवा कुछ और नहीं दिखता। ये हालात है। वहाँ के गांव वालों को असंतोष है कि हमको सिर्फ ये आदर्श गांव के लिए चुन लिया है, लेकिन हमारे लिए आदर्श गांव का क्या मतलब ही हमारे लिए समझ में आए ऐसा नहीं है। तो ये जब तक हालात है तब तक ये जो क्लेम है प्रधानमंत्री जी का बहुत डेवलपमेंट का, वो बहुत खोखला साबित होता है। सर वर्तमान भारत का जो अर्थव्यवस्था है इसको आप कैसे आकलन करते हो? हम देखते हैं सर इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, रोजगार नहीं है, हर चीज़ सर महंगा हुआ है। हम देखते हैं कि अगर कोई सिलेंडर, तभी कांग्रेस का तभी कांग्रेस पावर में थी, तो वो सिलेंडर का जो रेट था वो 500 से 700 के बीच में था, परंतु आज वो 1100-1200 हो चुका है। सर एक सामान्य इंसान अगर दुकान में जाए, ग्रोसरी शॉप में जाए, तो वो राइस दाल ले नहीं सकता, क्योंकि दाल की कीमत सर 120-140 है। तो सर एक जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब कुछ लाभ ले सकते हैं, परंतु सर जो गरीब तबके के लोग हैं आज वर्तमान भारत में उनके लिए कुछ नहीं है। तो अर्थव्यवस्था को आप कैसे आकलन करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसने
गरीब से गरीब तबके को एड्रेस करना छोड़ दिया और हर साल ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था अमीरों के सर्विस के लिए हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अमीरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है। ये जो विटंबना है वो एक बैरोमीटर है इस अर्थव्यवस्था की नाकामयाबी का, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था सार्थक होती तो वो सच में सबका विकास करती। आज वो विकास कर रही है सिर्फ जो हमारे बीच में एक बड़ी खाई है, विषमता की खाई, उसका ही विकास कर रही है। हर बजट में वो विषमता की खाई बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि सरकार और उनके वित्त मंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है और चंद उद्योगपति के डिक्टेट किए हुए अर्थ संकल्प को देश के ऊपर लादे जाता हो, ऐसा एक एहसास होता है। और हमने समझना चाहिए कि वास्तविकता से भी ज्यादा एहसास इन्फ्लुएंशियल होता है। मुझे अगर ऐसा एहसास होता है कि मेरे से अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय होता हो या नहीं, उससे ज्यादा महत्व होता है कि मुझे वो एहसास हो। और ये जो है वो इस सरकार की नाकामयाबी है। सर हमने देखा कि तभी कांग्रेस की सरकार थी तो स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो स्वयं इकोनॉमिस्ट हैं वो फाइनेंस संभालते थे, परंतु सर आज जो निर्मला सीतारमण जी आज हमारी मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको आप कैसे आकलन करते हो? आपको क्या लगता है कि एक सही इंसान को सही पोजीशन में रखा गया है? देखिए, डेमोक्रेसी में किसी एक इंसान का महत्व कभी नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सरकार डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से चलनी चाहिए और उसमें सबके इनपुट्स होने चाहिए। आज हम देखते हैं कि इस सरकार में सिर्फ एक इंसान की बात चलती है और उसका असर सरकार की हर नीति में दिखाई देता है और वो प्रधानमंत्री है। बाकी जो सारे मंत्री बनाए गए हैं वो महज एक मोहरे की तरह है जो सरकार प्रधानमंत्री की आज्ञा का पालन करते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी है। ये हमने समझना बहुत जरूरी है। सर आज की जो युवा है, क्योंकि वो ज़्यादा समय बिताते हैं सोशल मीडिया में, तो हमारा जो रोल मॉडल है वो सोशल मीडिया के ऊपर से हम तय करते हैं हमारा रोल मॉडल कौन होगा। सर जिसकी वजह से डिसएडवांटेज ये है कि हम गलत रोल मॉडल चूज़ करते हैं, क्योंकि सर जो पुराने दशकों में उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो हम देखते थे कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, सोशल एक्टिविस्ट होते थे, तो रामधारी सिंह दिनकर, मितिशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, इनके पोइट्री प्रोज पढ़ के उन्होंने आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किया। सर परंतु आज के जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया, जो इन्फ्लुएंसर है वो आजकल के युवा को सही प्रकार से गाइड नहीं कर पाते, तो इसको सर आप कैसे आकलन करते हो? नहीं, देखिए, आपने जो जिक्र किया उन नामों का जिक्र आपने किया, आपकी जनरेशन ने किया है, जो जिन लोगों ने उनको कभी अपनी हयाती में कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उनकी 2 जनरेशन पहले के नाम थे। वही दिखाता है कि वो इन्फ्लुएंस कितना टिका हुआ है और कितना इन्फ्लुएंशियल है। आज मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट आता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस की लाइफ अगर आप देखें तो वो बहुत सीमित होती है, क्योंकि अगला वीडियो आने पर पहले वीडियो के मैसेज को भुला दिया जाता है। वो याद नहीं, कितना भी वायरल वो क्यों ना हो, 24 घंटे के बाद उस वायरल मैसेज को लोग भूल जाते हैं और दूसरा वायरल मैसेज हावी हो जाता है। तो ये जो एक ब्रीफ इन्फ्लुएंस पीरियड है, वो फर्क है पहले के जो थॉट इन्फ्लुएंसर्स थे और आज के जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके बीच में। ये जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो थॉट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर आपके विचार को कोई इन्फ्लुएंस कर देता है तो वो फिर आपके साथ टिक जाता है। ये लोग विचारों तक पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ एक घड़ी के लिए एक ओपिनियन बना सकते हैं, उसके बाद रिकॉल वैल्यू कोई नहीं होती उनकी। इमीडिएटली कोई और
इन्फ्लुएंसर आ जाता है जो पोस्ट कर देता है, और उसमें ये भी है कि सोशल मीडिया पे रिटेंशन एबिलिटी पे वो सोशल मीडिया मीडिया टिका ही नहीं है, वो सेंसेशन एबिलिटी पे रहा है, और सेंसेशन क्षणिक होता है। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस तब सार्थक होता है जब उसका असर लाइफ पे पड़े, पर वो नहीं होता सोशल मीडिया से। तुषार सर, आप स्वयं एक लेखक हो, तो एक साहित्य इंसान के ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है? बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज है। देखिए, अभी अगले सवाल में आपने जिन साहित्यकारों के नाम लिए, वो उनके जीवन काल के बाद भी कितने, अभी कल मुंशी प्रेमचंद की हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। आज के ज़माने में मुंशी प्रेमचंद को याद करना भी एक अजूबा लगता है, क्योंकि आज जो लोग हैं, उन्होंने कभी मुंशी प्रेमचंद को उनके जीवन काल में नहीं पढ़ा, उनको महसूस नहीं किया, और मुंशी प्रेमचंद जो लिखते थे वो आज के लिए उनको शायद रेलेवेंट भी ना लगे, लेकिन फिर भी उस साहित्य का इन्फ्लुएंस आज होता है, उनकी याद आज आती है उनको, मंटो की याद आज भी हम करते हैं। तो साहित्य का जो पावर है, साहित्य जो होता है वो एटर्नल है, उसकी कोई लाइफ स्पैन नहीं है। सर, आज हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर आज रशिया यूक्रेन का वॉर चालू है, इसराइल पैलेस्टीन का वॉर चालू है। सर, क्योंकि आप आईपीएसएफ के मेंटर भी हो, तो सर जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है या फिर बड़े बड़े देश है, वो तो इस युद्ध को रोक सकते हैं, उसमें अंकुश लगा सकते हैं, परंतु वो ट्राई भी नहीं करे कि वॉर को रोकने का। सर, बीइंग अ मेंटर ऑफ आईपीएसएफ, तो क्या सॉल्यूशन आपके पास है, आपके संगठन के पास है कि ये युद्ध में हम विराम लगा सकते हैं? देखिए, इसमें मुश्किल ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया है, और इसमें इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट आ गए, जो कॉरपोरेट्स हैं उसके इंटरेस्ट आ गए। आज वॉर एंड और स्ट्राइफ जो है प्रॉफिटेबल बन गए, कई लोगों के लिए, कई कॉरपोरेट्स के लिए, कई इंडस्ट्रीज के लिए ये एक प्रॉफिटेबल एंटिटी बन गई है, और इसलिए पीस एस्टैब्लिश करने का इंटरेस्ट कम हो गया। कई देश जो कॉरपोरेट्स के बेनिफिशियरीज बन गए हैं, उनको कॉरपोरेट्स को हार्म करने की वृत्ति नहीं। यूनाइटेड नेशंस की जहां तक बात करें, यूनाइटेड नेशंस एक फेल्ड बॉडी हो गया है, उसे भी जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने होस्टेज बना के रखा है। जब तक यूनाइटेड नेशंस में कुछ देशों को वीटो का पावर रहता है, तब तक यूनाइटेड नेशंस सार्थक नहीं बन सकेगा, क्योंकि अगर उन देशों के इंटरेस्ट्स को हार्म करने वाली बात होती हो, तो वो लोग वीटो करके उसको नेगेट कर दे सकते हैं, और वही हमने पैलेस्टाइन के उसमें देखा है। यूक्रेन का जो मामला है, वो दो जो ब्लॉक्स थे, एक तो सोवियत ब्लॉक था और एक नेटो ब्लॉक था, उनके बीच में एग्जिस्टेंस की लड़ाई बन गई। तो नेटो ब्लॉक अभी हावी है, सोवियत ब्लॉक टूट चुका है, तो रशिया अब अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश में है, और नेटा उसका अस्तित्व, उसका इन्फ्लुएंस खत्म करने की कोशिश है। यूक्रेन महज एक प्यादा बन गया है उसमें। तो ये दोनों जो स्ट्राइफ है, वो स्ट्राइफ सेल्फिशनेस में से क्रिएट किया है, और उसमें जो कॉमन मैन है, जो पैलेस्टीनियन है, वो सफ़र कर रहा है, इजरायली जो है वो सफ़र कर रहा है, वहाँ यूक्रेन की जनता सफ़र कर रही है, पर जो नेशंस है वो बेनिफिट कर रहे हैं इस स्ट्राइफ में से। जब तक वो लालच, बेनिफिशियरी की लालच रहेगी, तब तक ये स्ट्राइफ खत्म करना नामुमकिन होगा। सर, क्या जो विश्व युद्ध चालू है अलग अलग देशों में, तो सर उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भारत को भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से और चाइना से सराउंडेड है। तो क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो पुतिन से मिल रहे हैं, तो सर विश्व स्तर पर जो चल रहा है, तो क्या भारत को इसका भी जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा? जरूर। युद्ध दो नेशंस या दो ग्रुप्स के बीच में सीमित नहीं रहता। अगर दुनिया में कहीं पर भी युद्ध हो, कहीं पे भी अगर झगड़ा हो, उसका
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर पूरे विश्व पे पड़ता है, क्योंकि हम कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, हमारे इंटरेस्ट कनेक्टेड हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे पे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं कुछ चीज़ों के लिए। और जब एक कंज्यूमरिस्ट विश्व बन गया है तो कंज्यूमरिज्म के नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी हमें इंटरडिपेंडेंसी करनी पड़ती है, और जब भी स्ट्राइफ होता है तो उनके ऊपर असर होता है। अब ये जो पैलेस्टाइन का युद्ध हुआ है उसमें सुएज कनाल में से कॉमर्स का जो फ्लो होता था उसको असर हुआ है, और उसके कारण उसके ऊपर डिपेंडेंट नेशंस को उसका असर भुगतना पड़ता है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाई लड़ रहे हो या नहीं, कोई और भी लड़ता हो तो उसका कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर पड़ने ही वाला है, और इसलिए विश्व युद्ध की ज़रूरत नहीं है। युद्ध कहीं पर हो, विश्व पे उसकी असर होती है। सर आखिर में तमाम देशवासियों के लिए, युवाओं के लिए सर क्या संदेश आपका रहेगा कि देश में अमन शांति बनाए रहना चाहिए? देखिए, मैं अपने आप को अभी किसी को संदेश देने के लायक नहीं समझता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये मौका मिलता है तो आज हमारे देश के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा नफरत की राजनीति का है। जिस तरह से हमारे बीच में नफरत सींची जा रही है वो हमारे भविष्य और हमारे वर्तमान के अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि हम बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमारे बीच में जो बंटने की खाई है, जो डिस्टेंसेस है, वो बढ़ते जा रहे हैं, और हम एक दूसरे को के ऊपर आने वाली विपदा से एक तरीके से हम बेनिस्बत बन गए हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि पड़ोसी का घर जल रहा हो तो मुझे क्या है, उसका घर वो संभाले करके। पर ये मैं नहीं समझता कि जब पड़ोसी का घर जलता है तो कल मेरे घर पे भी वो आग आ सकती है। ये बात इसलिए हो रही है कि नफरत हमारे दिलों में हावी हो गई है, और इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई एक काम करना है तो हमारे राष्ट्र से, हमारे समाज में से नफरत को दूर करना है। और नफरत को दूर करना है तो हम उसका काउंटर नफरत से नहीं कर सकते, हमें मोहब्बत से करना होगा। हमें मोहब्बत को हावी करना होगा इस मुल्क के ऊपर, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज का युवा इस ट्रैप में ना फंसे जो नफरत का ट्रैप है, जो नफरत को राष्ट्रभक्ति के साथ इक्वेट कर दिया गया है। वो समझना बहुत ज़रूरी है कि नफरत होगी तो राष्ट्र प्रेम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की नफरत अगर एक राष्ट्र में पनपती है तो उस राष्ट्र की कल्पना को कमज़ोर करती है, राष्ट्र के अस्तित्व को कमज़ोर करता है। इसलिए नफरत के खिलाफ की लड़ाई में मैं ये ज़रूर युवाओं को कहूँगा कि आप नफरत से लड़ाई में हमारे साथ होइए, और जो भी नफरत के खिलाफ बात करता हो उसका आवाज़ बुलंद करने में आप मदद कीजिएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय में से समय दिया, और तमाम देश के युवाओं के लिए ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा, प्रेरणा सूत्र रहेगा, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।